सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम उस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें देश की सबसे बड़ी पंचायत में दोपहर 12 बजे से चर्चा चल रही है, मतलब वक्फ बिल। वक्फ बिल मोदी सरकार का एक नया संकल्प के रूप में पिछले 6-8 महीने से चर्चा में है। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार बनाने में कामयाब रहे तो उनके सामने 3 लक्ष्य तो बहुत सामने स्पष्ट अरसे से थे। पहला, धारा 370 की समाप्ति, दूसरा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण और तीसरा समान नागरिक संहिता। 2 मोर्चों पर तो नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से अपने एजेंडे को पाने में कामयाब रही, साकार करने में कामयाब रही। धारा 370 के तमाम प्रावधानों की जम्मू कश्मीर से समाप्ति हो गई और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, लोकार्पण भी हो गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया। अब बची समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता के संदर्भ में एक चरण के रूप में 3 तलाक बिल को पारित करा पाने में मोदी सरकार सफल रही। वक्फ के संदर्भ में भी इसे समान नागरिक संहिता के एक कदम के तौर पर ही लोग देखते हैं। वक्फ क्या है? वक्फ दरअसल दान के संदर्भ में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। जो भी इस्लाम में आस्था रखता है और उसे लगता है कि उसके पास जो कुछ संपत्ति है वो आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली के लिए, उनके कामयाबी के लिए, उनके लाभ के लिए काम आए, तो वह उसे अल्लाह को दान कर देता है। इसे वक्फ कहते हैं, अल्लाह को दान किया जाना। और एक बार जब आपने वक्फ कर दिया, दान कर दिया, तो आप उसे वापस नहीं ले सकते। साथ ही साथ यह भी उम्मीद की जाती है कि जिस मंशा से वो दान किया गया है, वो वक्फ की गई है, उसके स्वरूप में भी आप बदलाव नहीं लाएंगे। यह इस्लामिक मान्यता के तहत है। भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, 2 हिस्सों में भारत का विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 देश अस्तित्व में आए, तो उसके बाद बहुत कुछ बदला। बड़ी संख्या में मुसलमानों ने भारत से पाकिस्तान की ओर रुख किया और पाकिस्तान से भी बड़ी संख्या में तमाम लोग भारत की ओर आए। जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, इस्लाम को मानने वाले, उनकी संपत्तियां यहाँ थी। उन संपत्तियों की देखरेख के लिहाज से, अतिक्रमण को बचाने के लिहाज से सरकार एक वक्फ कानून अस्तित्व में लेकर आई। 1954 फिर 1955 में वो वक्फ अस्तित्व में आया। वक्त के साथ में वक्फ बोर्ड राज्यों के स्तर पर अस्तित्व में आए और आज की तारीख में देश भर में तकरीबन 32 वक्फ बोर्ड काम कर रहे हैं। वक्फ अधिनियम के संदर्भ में समय के साथ पहले भी बदलाव हुए। आखिरी बदलाव जो चर्चा में है वो 2013 में यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया था। पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार वर्तमान में अस्तित्व में है, उसे लगता है कि वक्फ अधिनियम में एक बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है। वक्फ बोर्ड उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाने में कामयाब रहा है जिस मंशा से बड़ी संख्या में इस्लाम को मानने वाले लोगों ने अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम किया था। वक्फ के संदर्भ में संशोधित विधेयक जब संसद में पेश किया गया तो न केवल विपक्ष के द्वारा इसमें आपत्तियां जताई गई, सत्तारूढ़ गठबंधन अर्थात एनडीए के भी तमाम सहयोगियों को इस बिल के संदर्भ में आपत्ति रही। उन आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसको जेपीसी के हवाले कर दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, मतलब संयुक्त संसदीय समिति के हवाले किया गया। जगदंबिका पाल के नेतृत्व में वो संयुक्त संसदीय समिति अस्तित्व में आई जिसमें तमाम दलों के सांसद शामिल थे। इस समिति के द्वारा न केवल सदस्यों के बीच में बैठक की गई, बताया गया कि देश भर में भी लोगों के साथ में रायशुमारी की गई और उन रायशुमारी के बाद में जो कुछ भी सुझाव आए, आपत्ति आई, उन पर एक नतीजे पर यह समिति बैठी और उन आपत्तियों और सुझावों को शामिल करते हुए नया संशोधित बिल तैयार करके संसद के हवाले कर दिया गया। देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और जो वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, किरण रिजिजू, उन्होंने आज लोकसभा में इस संशोधित विधेयक को प्रस्तुत किया। चर्चा की शुरुआत भी कमोबेश उन्हीं के द्वारा की गई जब उन्होंने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा। किरण रिजिजू ने इस विधेयक को रखते समय यह बात कही कि यह बिल लाने की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि 2013 में संशोधित
जो आप कानून लाए थे उसके तहत बड़े पैमाने पर तुष्टीकरण की राजनीति आप लोगों के द्वारा की गई और ये नया स्वरूप हम लेकर आए। आज सदन में इसको लेकर जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, अभी भी चर्चा का सिलसिला जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने तरीके से इस विधेयक के पक्ष और विपक्ष में दलीलें दे रहे हैं। विरोध करने वालों में इस विधेयक के संदर्भ में गौरव गोगोई शुरुआती वक्ता थे। इसके बाद तमाम अन्य दलों के लोगों ने भी बात रखी। अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच में भी परस्पर झड़प आदि हुई। इसके संदर्भ में स्वयं अमित शाह भी इस विधेयक के समर्थन में खुलकर बोले, बहुत आक्रामकता के साथ बोले और दमदारी के साथ बोले। तो आज हम इस कार्यक्रम में इस वक्फ विधेयक के संदर्भ में ही बात करेंगे। हमारा आज का विषय है वक्फ में बदलाव, कौन खुश किसे तनाव। हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में चल रही चर्चा पर कुछ चर्चा करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि दान देकर तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि मुसीबत दान की दीवार कभी नहीं फाड़ती। हजरत मोहम्मद साहब ने क्या कमाल की बात कही थी, पर उस दान पर ही पूरा फसाद हो रहा है। ये मोहम्मद साहब को कहां पता था। दान तो दिया गया, पर दिए गए दान के साथ में बाद में क्या किया गया, यह पूरी बहस का विषय है। वक्फ बोर्ड के संदर्भ में सरकार को यह शिकायत है कि इसके प्रावधानों के तहत संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है। यह देश संविधान से चलता है, पर वक्फ अधिनियम के अंतर्गत यह विधान लागू कर दिया गया कि वक्फ के संदर्भ में वक्फ ट्रिब्यूनल के आदेश को देश की किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार की व्यवस्था तो कहीं भी नहीं होती। देश के संदर्भ में तो व्यवस्था यह रही है कि अगर आप निचली अदालत के स्तर पर फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ऊपर में अदालतों की चरणबद्ध व्यवस्था है कि जहां पर आप अपनी आपत्ति फैसले के संदर्भ में दर्ज करा सकते हैं। पर वक्फ ट्रिब्यूनल इतना अधिकार संपन्न है कि उसके फैसले को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी। यह सबसे बड़ी दलील रही जो वक्फ के संदर्भ में संशोधन की जरूरत को दर्शाती है। साथ ही साथ अमित शाह सदन में यह खुलकर बोले कि वक्फ के पास कमोबेश इतनी जमीन या जायदाद है जितनी रेलवे के पास है, और रेलवे उसके माध्यम से हजारों लाखों करोड़ का कारोबार करता है। पर वक्फ की इस बेहिसाब संपत्ति के एवज में होने वाली आय महज 126 करोड़ है। यह वक्फ की संपत्ति को अगर सुव्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इससे होने वाली आय से इस्लाम को मानने वाले कितने ही मजलूमों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। पर क्या सरकार के ये दावे वाकई विश्वास योग्य? इसको ध्यान में रखते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में चिंतामणि मालवीय जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी जी भी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनसे आपका परिचय कराएंगे। चर्चा की शुरुआत हम चिंतामणि मालवीय जी से ही करते हैं। और मालवीय जी, आपसे समझना चाहेंगे, वक्फ आपकी तुष्टीकरण की नीति के तहत है या विपक्ष की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ है? आपकी तुष्टीकरण की नीति मतलब बहुसंख्यकों को खुश करना, विपक्ष मतलब अल्पसंख्यकों को खुश करना, मतलब चाहते सब तुष्टीकरणी है। उसी के तहत इस वक्फ कानून को आप लेकर आ रहे हैं या कोई और नजरिया? एक पतन होता है तो उसकी तुलना के लिए दूसरा उसी स्तर का पतन ढूंढने की कोशिश की जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो वक्फ में पराकाष्ठा करी थी तुष्टीकरण की, देश को बिल्कुल बर्बाद कर देने की योजना जो कांग्रेस ने की थी, उसकी तुलना में ही आपने उसी दृष्टि से इस बिल को देखने की कोशिश की है। इसमें कोई तुष्टीकरण का प्रयास नहीं है, क्योंकि कहीं भी ऐसी मांग नहीं है। वस्तुतः ये बहुत व्यावहारिक समस्या है पूरे देश में, और नीचे उतर करके तो ये और ज्यादा है, जो पता नहीं चलती। कई बार जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जिनका बहुत लोगों से जमीन पर वास्ता नहीं रहता, जिस जमीन पर कहीं भी थोड़ी सी मजार बना दी और आगे पीछे 3 बीघा जमीन घेर ली, बोले वक्फ की हो गई। अब आप लड़ते रहो, क्योंकि अधिकार इतने असीमित
कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को दे दी है कि भाई आपको सिद्ध करना है कि ये वक्फ की नहीं है, या ये आपकी है, या ये सरकारी है। तो इवन सरकार नहीं लड़ पा रही, कोर्ट नहीं लड़ पा रही। खुद इलाहाबाद कोर्ट का विषय सबके सामने है कि वहां एक पुरानी क्या मतलब नमाज पढ़ने के लिए जगह देती थी, वो पढ़ते थे, और जब हटाने की और विस्तार की जरूरत पड़ी तो वो इलाहाबाद कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा कि बचाओ। तो ये तो स्थिति हो गई थी। हम सब जानते हैं, जो उदाहरण है वो इतने डरा देने वाले हैं कि 2000 साल पुराना गांव है, वहां मंदिर है 1500 साल पुराना, उसको पूरे गांव को वक्फ घोषित कर दिया। मतलब जो खाता ना भाई, जो वहां पे वक्फ के कहने वाले और मुसलमान अतिक्रमणकारी बोल दें वो सही। इसके कारण पूरे एक तो तुष्टीकरण बढ़ रहा था, और तुष्टीकरण का सवाल नहीं, धर्मांतरण कई लोगों को बता करके कि अब ये पूरी जमीन वक्फ की है, या तो मुसलमान हो जाओ और नहीं तो फिर आपको खाली करना पड़ेगी, और नहीं तो लड़ो। और लड़ने की व्यवस्था भी कैसी कि भाई पूरे प्रदेश में एक ही कोर्ट है, वहीं पे जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, दूसरा कोई सुन नहीं सकता। और ये तो ठीक है चिंतामणि जी, पर थोड़ा अति नहीं कर रहे आप लोग। वो किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं और अल्पसंख्यकों मामलों के मंत्री हैं, वो आज जब विधेयक को प्रस्तुत कर रहे थे उन्होंने कहा कि अगर हमने आज यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं, मतलब संसद, उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। भाई संसद को इस देश में अस्तित्व में आए 75 साल हो गए और वक्फ के हवाले तो हुई नहीं। ऐसा डर, ऐसा भय दिखाकर क्या हासिल करना चाहते हैं चिंतामणि जी आप लोग? डर भय नहीं, ये तो वास्तविकता के उदाहरण है। भाई जो पहले 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन थी, वो बढ़कर के 8.5 लाख कैसे हो गई? वैसे ही हो गई। आप उन्होंने तो इंटालिया भी बता दिया कि ये जो इसका घर बना हुआ है अंबानी का, ये भी वक्फ की संपत्ति लड़ता रहे। तो इस तरह बढ़ती गई। जहां ये कानूनी ऐसा था कि जहां मुसलमानों ने उंगली रख दी कि ये वक्फ की है, तो फिर वो वक्फ की है। मेरी आवाज ठीक आ रही है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से। तो जो उसने कह दिया कि वक्फ की है तो फिर वक्फ की है, अब आप सिद्ध करो कि वक्फ की कैसे नहीं है। और वहां सुनने वाला मुसलमान, जज भी मुस्लिम, बाकी सारे कर्मचारी मुस्लिम, अधिकारी मुस्लिम। अरे इतना अन्यायी कानून तो खुद जो मुगल थे उनके समय भी नहीं था, उनके भी दरबारियों में कुछ। अगर एक बार बताओ चिंतामणि जी, फिर मैं जाऊंगा शोएब सिद्दीकी साहब के पास में। ये सदन में भी आज इस बात को लेकर सवाल उठा और आपने भी इतनी दमदारी से कहा इतना अन्यायी कानून, इतना अत्याचारी कानून कोई और हो नहीं सकता। पर इसका पता आपको अब चला। सत्ता में तो आप 2014 से हो, 2023 में आपको पता चला ये कानून इतना अत्याचारी है, इतना पक्षपाती है, इतना संविधान के खिलाफ है। क्या कहते हो आप इसके संदर्भ में? बहुत अच्छा सवाल डॉक्टर साहब, आपको धन्यवाद करता हूं। वस्तुतः कांग्रेस इतने पाप करके गई है कि उनको धोने में हमको 50 साल लगेंगे, और वो इतने उलझा करके गई। आप देखिए कि कश्मीर का विषय, अब कश्मीर का विषय तो उन्होंने वैसे ही उलझाया, उनको क्या जरूरत थी संयुक्त राष्ट्र संघ में जाने की? नेहरू जी को किसने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जाओ? जनरल थिमैया ने कहा था कि भाई 24 घंटे और दे दो हमको, हम ये जो ऑक्युपाइड कश्मीर है इसे भी ले लेंगे, फिर जहां जाना हो जाना। इतना इंतजार नहीं कर सके तो कश्मीर की समस्या उलझाने का ही काम किया ना, 370 लगा करके 35 से लगा करके उलझाने का ही काम किया ना। ऐसे 20 उदाहरण है। और डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, वो तो एक बिल और नहीं आया, हम सब आप सबकी जागरूकता के कारण, लक्षित हिंसा का बिल। अन्यथा आप भी डॉक्टर साहब कुछ बोलते तो जेल में होते अभी, और फिर आपको ही सब सिद्ध करना था कि नहीं मैंने नहीं बोला। तो ऐसे कानून कांग्रेस बना रही थी। तो ऐसे अनेक कानून अभी तो बाकी है जिनको ठीक करने की जरूरत है और शुद्धि करने की जरूरत है। इसे शुद्धि करनी है। मेरे साथ में शोएब सिद्दीकी साहब हैं। आज सदन में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के वक्ता ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं शोएब सिद्दीकी साहब कि इस विषय को जबरदस्ती धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। देश के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने भाषण के दौरान बताया कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है, यह एक वैधानिक संस्था है और इसको धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जा सकता। आपका नजरिया इसके संदर्भ में बतौर इस्लामिक स्कॉलर? डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मौजू पे आपने मुझे याद किया, सुबह से मैं कई प्लानों डिबेट दे रहा हूँ। मेरी आवाज डॉक्टर साहब आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को
और हर रियासत के वजीर आला, खासकर यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को, आपको, अहले वतन को ईद की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपको भी। देखिए, ऐसा है कि काट कर जुबा मेरी कह रहा है वो जालिम, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल। आप बताइए डॉक्टर साहब, किसी मुल्क की हुकूमत को अख्तियार नहीं है कि उसके मजहबी मामले में अख्तियार मुदाखला करे। और आप डॉक्टर साहब देखिए, जब भी मजहब पे राजनीति करी गई, अंग्रेजों ने भी राजनीति करी थी और 100 साल मेरे मुल्क से लूटा, लेकिन जब उनकी पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। आप देखिए सर, हमारे पुरुषों ने जमीनें दी थी, वो दी थी वक्त मौजूदा हालात में गरीब, यतीम, बेवा, जो गरीब लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, रोजी रोटी के लिए कुछ ऐसे कॉलेज बना दिया जाए, अस्पताल बना दिए जाए। और ये भी बात सही डॉक्टर साहब कि वक्त जमीनें जो हमारे पुरुषों ने दी थी, उस हिसाब से उस पर काम थोड़ा कम हुआ। क्योंकि इंसानी फितरत है, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की नजर रखी थी और गवर्नमेंट ने उस पर काम किया। अब जो वक्त भी कभी तालिबान में बहस चली रही है, तो आप ये सब देखिए कि एक समुदाय लग रहा है कि मुझको टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए, कोई भी मामले आ रहे हैं तो उस पर लग रहा है कि मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए, भी बात हो रही थी, आप देखिए जो पिछले अमेंडमेंट हुए थे 1995 में 13 में, तो उस वक्त बीजेपी की हुकूमत जो थी उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम पर आप समझिए, मुख्तार अब्बास नकवी एक बहुत बड़ा नाम है और बड़ी बड़ी शख्सियत है, और शहनवाज हुसैन साहब भी बहुत बड़ा नाम है बीजेपी का, वो लोग दिग्गज नेताओं में थे, ये लोग शरीक थे। तो आप देखिए, इस तरह कानून लाए जा रहे हैं। जाहिर से मेरी गुजारिश रही प्रधानमंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, लेकिन अब वो वक्त गुजर चुका है कि कम अज कम आवाम से इससे रास्ता कर लिया था। जैसे इलेक्शन होता है सर, तो इलेक्शन में आप लोग क्या करते हैं, जैसे आज वोटिंग खत्म हो गई तो काउंटिंग से पहले आप सर्वे कर लेते हैं और तकरीबन रिजल्ट आप लोग का 90% 19-20 होता सही होता, तो आवाम से पता कर लेते हैं। जैसे एक आम मुसलमान ये सोच रहा है कि जहाँ मुसलमान को टारगेट लिया जा रहा है वहां पे मेरे भले के लिए सोचा जा रहा है, उससे शक शुबा हो रहा है लोगों को कि ऐसा ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। और आप सर देखिए डॉक्टर साहब की जो मौजूदा हुकूमत है, उसमें चाहे रियासत की चाहे मरकजी हो, उसमें जो उनके सहयोगी दल थे 2-4 दिन पहले तक के इसकी मुखालफत कर रहे थे और कई तरह की बातें करी, लेकिन आज इन्होंने वोटिंग करी। लेकिन अभी चल रहा मामला, बिल पास हुआ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर देखिए ऑप्शन ये है कि अगर मैं वो पास हो जाता है तो जाहिर सी बात है हम आगे बढ़ेंगे, उसको देखेंगे। और मेरी गुजारिश रहेगी प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से कि इस पे अमेंडमेंट जैसे हो रहा है तो उसमें जो चीज है वो खुल के आवाम तक पहुंचे। क्योंकि हम आप टीवी बैठ रहे हैं, जज्बात सुन रहे हैं, जान रहे हैं, हम लोग कह के निकल जाते हैं, लेकिन आम आवाम इसको समझ नहीं पाती। मेरा शोएब सिद्दीकी साहब आपसे थोड़ा और गहराई से टिप्पणी की अपेक्षा है। इस विधेयक में आपको आपत्ति के लायक क्या लग रहा है? क्या इसमें ऐसा रखा गया है जिसको लेकर आप आशंकित हैं या आतंकित हैं? क्या है इस विधेयक में? आतंकित तो नहीं, अल्लाह ना करे। देखिए आतंकित देखिए होता क्या कि हमारे पुरुषों ने जो दिया था वो इस समुदाय के हाथ से दिया था, जो मेरे हाथ से बिल्कुल निकला जा रहा है वो कुछ निकल जाएगा, उससे जो अख्तियार नहीं होंगे। और अख्तियार में देखिए उसमें कहा जा रहा है कि 4 सांसद रहेंगे, तो उसमें आप देखिए कोई मजहबी मामला के लिए आपने भी कहा मजहबी मामला लेंगे, लेकिन ताल्लुक से अगर देख लें कि अगर हम किसी को पूरा ज़कात देते हैं तो इस्लामी ताल्लुक से ही रहता है मामला। तो मुल्क देखिए डॉक्टर साहब होता क्या, मुल्क जो है संविधान में चलता है, संविधान के बाद 2 चीजें आती है, शासन और अध्यादेश। तो शासन से माना जाता है, लेकिन अध्यादेश जैसी बातें आती हैं, इसमें आप देखिए आने वाले वक्तों में आप देखिएगा तकरीबन आप देखिए जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस से जैसे लोग कह रहे हैं, तो कांग्रेस जाहिर की बात है सपा के साथ भी कांग्रेस नेशनल पार्टी है और सपा रीजनल पार्टी है। लेकिन आप नीतीश कुमार भी परसों तक के खिलाफ बोल रहे थे, चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन आज इन्होंने वोट किया। और मैं अपेक्षा करता हूँ प्रधानमंत्री से कि वो इस तरह का मामला रखें जिससे कोई, मैं समझता हूँ समुदाय अपने आप को ठगा महसूस ना करे, और जो भी रिजल्ट आएगा मैं देखता हूँ उसको आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि जो जमीन है सब देखिए इसमें दाता के बाद बता दूँ मौका लगे, लेकिन सर इसमें जब वक्त मामला आ जाएगा तो कब्रिस्तान में मुदाखलत होगी, मस्जिदों में मुदाखलत होगी, खानकाहों में मुदाखलत होगी। तो कुल मिलाकर शोएब सिद्दीकी की अपनी आशंकाएं हैं, लेकिन इस बिल को लेकर जो अपनी आपत्तियों को लेकर बेहद मुखर है, अर्थात समाजवादी पार्टी, उसके प्रखर प्रवक्ता हमारे साथ में है। नाम उनका यश भारती है। अखिलेश यादव जी सदन में बहुत बोले। यश जी से आज हम समझना चाहेंगे, अखिलेश यादव को अमित शाह जी ढंग से बोले, बाकी नेता भी ढंग से बोले, अनुराग ठाकुर भी ढंग से बोले। क्या कहते हैं यश भारती जी?
आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान भाजपा के वक्ताओं ने कर दिया कि नहीं कर दिया? जिन्होंने पहले विधेयक पेश करते समय आपत्तियां जताई थी, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह, सब बोले क्या कमाल का विधेयक है, मुसलमानों का असल भला तो अब ही होगा, और उनके भले में आप लोग आपत्ति जता रहे हो, जो ये बताते हो कि मुसलमानों का भला आप ही सबसे ज्यादा चाहते हो। ये मुसलमानों के भले को लेकर आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो गए? अपनी जमीन खिसकती हुई क्यों महसूस हो रही है आपको? आप तो मुसलमानों को भला चाहते थे। नहीं, डॉक्टर साहब, यहां जमीन जो खिसक रही है वो भारतीय जनता पार्टी की खिसक रही है। एक बहुसंख्यक वर्ग को ये दिखाने की कोशिश कि नहीं, हम आपका वोट सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि मुस्लिमों का वोट तो वो खुल के कह देते हैं कि हमें वोट नहीं, इसीलिए ना वो किसी को टिकट देते हैं, ना प्रत्याशी बनाते हैं, ना मंत्री बनाते हैं। वो एक अलग विषय है। और जिस तरीके की बातें आ रही हैं कि वक्फ बोर्ड एक लुटेरा बोर्ड है, जो सिद्ध करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है कि वो किसी भी चीज पे हाथ रख देगा। वो एक किस्सा कहानियों में सुनते थे कि किसी भी एक व्यक्ति को वरदान मिला था कि वो जिस भी चीज को हाथ लगाएगा सोने का बन जाएगा। तो वक्फ बोर्ड को जैसे वरदान मिल गया है, वो जिस भी जगह पे जमीन पे हाथ रख देगी वो जमीन वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। और इसको बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ये प्रस्ताव लेके आई। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ये बता नहीं पा रहा कि आखिर इससे गरीब मुसलमान का क्या फायदा है। कौन लोग हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा करके बैठे हैं, कौन लोग हैं जो मॉल बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, उनकी सूची भारतीय जनता पार्टी के पास या तो है नहीं या जारी नहीं कर पा रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। जैसे गाय माता के हत्यारे, इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो है भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं, कहीं वो जमीन घोटाला करने वाले वक्फ बोर्ड के भी तो वो लोग नहीं निकलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। मेरा सीधा सा ये कहना है कि जो केंद्र वक्फ बोर्ड है वो अगर ठीक से काम नहीं कर रहा, राज्य वक्फ बोर्ड अगर ठीक से काम नहीं कर रहा, तो देश के अंदर सबसे ज्यादा 20 राज्यों से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों जगह मुखिया की नियुक्ति और सदस्यों की नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही है, एनडीए की सरकारें कर रही है। तो अगर ठीक से संचालन नहीं कर पा रही है तो ऐसे लोगों की नियुक्ति तो की तो भारतीय जनता पार्टी ने, तो जवाबदारी कौन लेगा? अगर आप नियुक्ति ऐसे लोगों की कर रहे हैं। थोड़ा अपन मुद्दे पर रहते हैं यश भारती जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हो कि वक्फ संबंधित जो मसला है उसमें ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम होगा? इस देश में तमाम ट्रिब्यूनल हैं जिनकी अपील अदालतों में की जा सकती है, और अदालतों के फैसले से आप असंतुष्ट हों तो उससे ऊपर की अदालत में की जा सकती है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पे ही अगर आपको अरुचिकर लग रहा है, आपत्तिजनक लग रहा है, तो और बड़ी बेंच में उस विषय को सुने जाने की व्यवस्था संविधान में है। पर वक्फ कमाल है भाई, वक्फ बोर्ड संबंधी जो मसला है उसके संदर्भ में केवल और केवल ट्रिब्यूनल ही अंतिम अथॉरिटी। यह भारती जी का लोकतांत्रिक मन, लोक संस्थाओं के प्रति आस्था, संविधान के प्रति विश्वास, इस व्यवस्था को कायम रखने की याद देता है, या यश भारती जी भी मानते हैं भाई ये तो अति हो रही है, इसमें तो बदलाव होना चाहिए? जी यश जी। नहीं डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश के ही बहुत उदाहरण है। जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसले सुनाए हैं जहां वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को उन्होंने बदला है। तो ये कहना कि हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल ही आखिरी मसला है, वक्फ बोर्ड भी आखिरी मसला है और उसने जो निर्णय सुना दिया वो वही निर्णय मानना पड़ेगा, ये केवल झूठ फैलाया जा रहा है। दूसरी बात यह कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति को अपना बताता है, मेरे शब्दों को दोबारा समझिएगा, कि वक्फ बोर्ड अगर किसी संपत्ति को अपना बताता है तो उसको सरकार, कलेक्टर और सरकार ही अंतिम मोहर लगा करके उसको वक्फ संपत्ति घोषित करती है। किसी भी, मैंने कहा ना वो जो एक वरदान मिला था कि किसी भी चीज को सोने को, किसी को हाथ लगा दो तो वो सोने का बन जाएगा, वक्फ बोर्ड के पास भी वो अधिकार नहीं है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी भ्रम फैला रहे हैं, जनता के बीच में नैरेटिव सेट कर रहे हैं, धर्म विशेष मुसलमानों को नफरती बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये दूरी बनाने का काम हो रहा है हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और ये कह रहे हैं गरीब मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड दरगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान बनाने का काम होता है, उनको सुरक्षित रखने का काम होता है। मस्जिद के अंदर इबादत होती है, अभी ईद निकली है, आपने भी वीडियो देखे होंगे, अखबारों में फोटो छपी है। बताइए ना, अमीर कौन सी पंक्ति में खड़े थे और गरीब कौन सी पंक्ति में खड़े थे, चयनित करके बताइए। ये केवल झूठ फैलाना कि गरीब, जब इबादत का समय आता है। अरे एक बात बताओ यश जी, मेरे साथ में मुन्ना खान जी भी जुड़ गए हैं, आपको इस संशोधन विधेयक में आपत्तिजनक क्या क्या लग रहा है?
क्यों आप चाहते हैं ये संशोधन नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, धारा 370 हटाएंगे, कश्मीरियों से चर्चा नहीं करेंगे, उनके नुमाइंदों को हाउस अरेस्ट कर देंगे, चाहे वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो। किसान बिल लेकर के आएंगे, किसानों से चर्चा नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के लिए कोई योजना लेकर के आएंगे, विद्यार्थियों के से चर्चा नहीं होगी। वैसे ही ये मुसलमान हितैषी होने के नाम पे मुसलमानों से चर्चा नहीं करेंगे। लगभग 1 करोड़ जो शिकायतें या सुझाव आए हैं, उन पे किसने चर्चा करी, किसने बात रखी, कहां चर्चा हुई? यह बात बड़ी गंभीर है। और विपक्ष पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि हमारे जो सुझाव थे, उन सुझावों को नहीं लिया गया है। तो जब आपको किसी की सुनना ही नहीं है, आप अपना एक तानाशाही फरमान लेकर के आए और केवल भ्रम फैला रहे हैं। ये तो बात ठीक है। मैंने तो आपसे एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते दर्शकों के ज्ञानवर्धन के लिए ये सवाल किया कि इस विधेयक के वो कौन से प्रावधान हैं जो आपको कानूनी दृष्टि से ठीक नहीं लगते, मुस्लिम समाज की दृष्टि से ठीक नहीं लगते, देश की दृष्टि से ठीक नहीं लगते। 1 करोड़ आपत्ति और सुझावों को छोड़िए, यश भारती जी का अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपना समझ किन आपत्तियों के साथ इस विधेयक पर खड़ा करता है, थोड़ी तो रोशनी दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार गुमराह कर रही है कि यहां 2 महिला होना अनिवार्य है। पहले से जो वक्फ बोर्ड में बात है, महिलाओं की स्थिति स्पष्ट है और कई राज्य वक्फ बोर्डों में महिला सदस्य हैं, पूर्व से हैं, वर्तमान में भी हैं। यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि महिलाओं को वक्फ बोर्ड में नहीं रखा जाता सदस्य के रूप में, या उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यह झूठ फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अब तो उल्टा कर रही है, 2 तक सीमित कर रहे हैं। वहां कोई सीमा नहीं है, ये 2 तक सीमित कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि जो भी वक्फ करेगा, वक्फ मतलब अल्लाह के नाम पे और समाज के नाम पे दान करना, जो भी दान करेगा उसका 5 साल तक वो अपने आप को साबित करे कि हां मैं मुसलमान हूं और मैंने मुसलमान के लिए धार्मिक व्यवस्था में रहा हूं। तो पहले अपने आप को प्रमाणित करे। अरे कोई दान करने के लिए अगर ये प्रमाणित करने पड़े कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, तो इससे ज्यादा दुखदाई बात क्या होगी? दान तो दान होता है। आप सनातनी परंपरा के ठेकेदार होते और कहां तक चले गए दान पे इस तरीके का प्रश्न चिन्ह लगाना। तीसरी बात, जिला कलेक्टर को मुखिया के रूप में बना देना कि हर चीज के लिए जिला कलेक्टर से पूछा जाएगा। हर धर्म की अपनी एक व्यवस्था है, यहां मुसलमान अपने धार्मिक व्यवस्था कर रहे हैं। जब उसका मुखिया राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, तो सरकार की कोई जवाबदारी नहीं है, जो सदस्य उनकी कोई जवाबदारी नहीं है, सीधे जिम्मेदारी कलेक्टर की होगी। यानी सरकार जो है वो बहुत कमजोर है, कलेक्टर जो है वो बहुत ताकतवर है। कलेक्टर पे इतना विश्वास और सरकार पे इतना अविश्वास, ये तो भारतीय जनता पार्टी को सफाई देनी चाहिए। एक और बात, जहां धार्मिक मामले होते हैं, यहां आप अपने कार्यक्रम का संचालन, माफी के साथ में हस्तक्षेप कर रहा हूं आपके कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम का संचालन कैसे करना है ये आप तय करेंगे। किसको पैनलिस्ट बनाएंगे ये आप तय करेंगे। कैमरा और सारी चीजों की व्यवस्था आप हमसे बेहतर समझते हैं। हम केवल एक वक्ता के रूप में आते हैं और उसमें टेक्निकल सपोर्ट जितना मिलता है उतना कर लेते हैं। लेकिन मैं आपका कैमरा बना लूं, मैं एंकर बन जाऊं, मैं एडिटर बन जाऊं, मैं संपादक बन जाऊं, सब काम मैं करने लगूं, तो व्यवस्था चौपट ही करूंगा, व्यवस्था अच्छी नहीं कर सकता। तो वैसे ही वक्फ के बोर्ड के अंदर कार्यक्रम कैसे होंगे, धार्मिक मामला है, उनकी व्यवस्था कैसे बेहतर होगी, ये उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। जैसे अयोध्या के अंदर जो ट्रस्ट बना है, उसमें यह तक व्यवस्था रखिए कि जो आईएएस उसमें नॉमिनेट होगा वो भी हिंदू होना चाहिए। अगर कलेक्टर जो है वो हिंदू नहीं होगा तो डिप्टी कलेक्टर, एडीएम जो है उसको रखा जाएगा, अगर कलेक्टर जो है वो हिंदू नहीं होता उस स्थिति में। तो एक तरफ आप अयोध्या में दूसरा रवैया रखते हो और यहां वक्फ बोर्ड में आप दूसरा रवैया रखना चाहते हो। ये दोहरे मापदंड और दोहरे रवैये नहीं होने चाहिए। अगर आप व्यवस्था चलाना चाहते हो तो एक सी चलाइए, जैसा आप राम मंदिर के लिए चला रहे वही दूरदृष्टि आप वक्फ बोर्ड के लिए भी रखिए। धार्मिक व्यवस्था, धर्म को तो आप एक मस्जिद को और एक वक्फ बोर्ड को एक ही नजरिए से देखना चाहते हैं। रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया, वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है वो कुल जमा एक वैधानिक संस्था है। दोनों को आप मिला देना चाहते हैं? नहीं, मैं दोनों को मिलाने नहीं चाहता, लेकिन उससे मिले हुए जुले लोग जो हैं वो उसी व्यवस्था के हिस्सा हैं। वक्फ बोर्ड में जो हमारे मुसलमान साथी हैं, जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं, वही दरगाह में भी हैं, वही मस्जिद में भी हैं, वही कब्रिस्तान में भी हैं और उस व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझते हैं।
तो उसका संचालन, उसका नियंत्रण वो बेहतर ढंग से कर सकते हैं। हम उनके दखल देने का काम कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से अतिक्रमण है उनकी व्यवस्था में। ये अतिक्रमण है, ये कहना है यश भारती जी का। मेरे साथ में मुन्ना खान जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस वक्फ बोर्ड की पूरी कहानी के अंतर्गत अगर कोई खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है सत्तारूढ़ दल के द्वारा, तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपने ऐसा किया जिसके चलते पूरा नाश हुआ। अनुराग ठाकुर बोले आपने एक परिवार के चक्कर में पहले देश को विभाजित कर दिया, अब हम अपनी जमीन को विभाजित नहीं होने देंगे। क्या कहते हैं मुन्ना खान जी, आपकी पार्टी जिम्मेदार है? त्रिवेदी जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपकी टीम को नमस्कार जी। देखिए, बहुत बहुत कांग्रेस पार्टी के ऊपर किसी तरह का टीका टिप्पणी करना भारतीय जनता पार्टी के एक नियम में और एक नीति में बस चुकी है कि बार बार कभी भी राहुल गांधी जी का खिलाफ करो, कांग्रेस का खिलाफ करो और अपनी दुकान चलाओ। मैं कह रहा हूं कि विभाजन की बात अगर वो करते हैं तो इतिहास गवाह है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोगों ने लहू से देश को सींचा है। तब ये कहाँ थे? तभी अंग्रेजों के मटर छील रहे थे, अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। इसके पास अधिकार नहीं है कि ये भारत के आजादी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे, कांग्रेस के ऊपर कोई टीका टिप्पणी करे। सवाल दूसरा रहा वक्फ बिल बोर्ड का, तो मैं ये कह रहा हूँ जो मुस्लिमों का सरदर्द हुआ करता था वो मुस्लिमों का हमदर्द कब से होने लगा? सवाल यहाँ खड़ा होता है। आपने देखा अभी ईद 2 दिन पहले ईद की नमाजें कई जगह पे लाठियां चार्ज हुई, कई जगह रोडों पे लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया, कई जगह छतों पे ड्रोन कैमरे चलाए गए कि लोग किस अवस्था में कहाँ पे किस छत पे नमाज अदा कर रहे उसे रोका जाए, करवाया जाए। तो सरकार की ये नीति और नियत बन चुकी है कि किस तरीके से एक कम्युनिटी के लोगों को परेशान किया जाए, एक कम्युनिटी के लोगों को प्रताड़ित किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुस्लिम के हमदर्द बनना चाह रहे हो तो आप ये बताओ कि जिस तरीके से नमाज इंद्रलोक में पढ़ी जा रही थी, सरकार के द्वारा उस पर कार्रवाई क्यों की गई? मेरठ जिले में जब लोग छत पे नमाज पढ़ रहे थे, 16 FIR दर्ज हुई वहां के लोगों पे जो मुख्य लोग थे। मस्जिदों में अगर जगह नहीं मिलती, स्वाभाविक है लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं। इस पे सरकार को दिक्कत है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो अभी कुंभ का मेला था, सारे रोड जाम थे। इनका एक त्योहार है जो हरिद्वार जाता है, वो नाम याद नहीं आ रहा, वो कांवर सारे रोडों को जाम किया जाता है। वहां पे सरकारें खामोश रहती, वहां पे इसे कुछ नहीं बोलता। लेकिन अगर नमाजी नमाज पढ़ रहा, मुस्लिम के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अगर नमाज अदा करेंगे, जो रोजा रखते हैं, जो ईद मनाते हैं, उसमें लाठियां बरसाई जाती है और उसके बाद ये सरकार कहती है देखिए मैं मुस्लिमों का हमदर्द हूं। तो अब सीधे तौर पर यह समझने की जरूरत है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के सरदर्द थे वो कभी हमदर्द नहीं हो सकते। सवाल एक। दूसरी बात, अभी मोदी सौगाते मोदी एक किट निकाला गया है, अब वो किसके लिए है? जो पसमानदा मुसलमान है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपने तो शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब जगह बांटे, अब मुस्लिमों को बांटना चाहते हैं कि किस तरीके से मुस्लिमों में फूट पड़े, मुस्लिमों की जो सोच है उसको बदला जाए और मुस्लिम किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता है कि मुस्लिम कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी, क्योंकि जो हमदर्द है, जो सरदर्द है, वो कभी हमदर्द नहीं हो सकता। ये सभी मुस्लिम जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं सभी से मेरी बातचीत होती है। मैं मौखिक तौर पे एक बात और कहना चाहता हूँ कि सरकार चाहती है कि इन मुद्दों में उलझाया जाए, वक्फ के मुद्दों में उलझाया जाए। वक्फ के मुद्दों में संशोधन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2003 में अंबानी जो 22 करोड़ में अंबानी ने जो जगह ली थी, जिसमें अंबानी ने अपना महल बनाया है, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। 54 ऐसे मंदिर हैं जो वक्फ बोर्ड पे बने हैं। अडानी को जो एयरपोर्ट दिया गया है, 3 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन पे बने। तो सरकार यही चाहती है कि किसी तरह इसमें संशोधन किया जाए और जो हमारे दोस्त की प्रॉपर्टी, अडानी की, अंबानी की, नीरव मोदी की, मेहुल चोकसी की, उस प्रॉपर्टी को बचाया जाए। तो सरकार का ये मंसूबा। अच्छा, एक बात बताओ मुन्ना खान जी, आपने बड़ा गंभीर किस्म का आरोप और खुलासे की शक्ल में बात कही कि 2003 में अंबानी ने 23 करोड़ में जो जमीन खरीदी मकान बनाने के लिए, वो वक्फ की थी। तो उस समय सरकार तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की थी और देश में भी सरकार यूपीए की आ ही गई थी। क्या कर रहे थे आप लोग? अरे हम लोगों ने तो बहुत किया जनाब। हम लोगों ने जो किया, सरकार 10 साल से उसके ही तो फीते काट रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो किया उसके किए। अरे आप अंबानी के संदर्भ में रहो ना, आपने तो पूरा का पूरा घर बनवा दिया उन 10 सालों में। अगर अंबानी की जमीन के संदर्भ में वाकई वक्फ का विषय था और ये कानून अगर इतना दमदार था
तो वो बिल्डिंग कैसे बन गई? मैं यही तो कह रहा हूँ कि अब घर घर जाके सरकार चेक करेगी नहीं। जब चेकिंग की बारी आई, जब लोगों के समझ में आया नहीं, वक्फ बोर्ड ने जब अपनी वेरिफिकेशन शुरू की, जब पता लगा कि नहीं हमारे जमीन पे अलीगल तौर पे कई ऐसी शमशाने बसी है, मंदिरें हैं, अडानी के घर है, अंबानी के घर है, कई स्कूल हैं, कई कॉलेजेस हैं, तो स्वाभाविक है कोई भी एक्शन लेगा। अभी एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर 2 मंदिरों पे हाई कोर्ट ने क्यों कहा कि वक्फ बोर्ड के जमीन पे मंदिर बनी हुई है? वो हाई कोर्ट को कांग्रेस पार्टी ने तो जाके नहीं कहा कि आप वो जो उस मंदिरों पे फैसला सुनाइए, जो वक्फ की जमीन है उसको खाली करवाइए। तो सवाल है, बात अगर निकलेगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। ये बात तो निकल ही गई है मुन्ना खान जी। संसद में गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं 2013 में आप वक्फ संशोधन कानून लेकर आए और दिल्ली की 121 बेशकीमती जायदादों को आपने वक्फ के हवाले कर दिया। अगर वो संशोधन आप ना लेकर आए होते तो आज ये कानून ना लाना पड़ता। क्या कहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो संशोधन किया, जो कांग्रेस पार्टी ने संशोधन जो लेकर के आई, तो कांग्रेस पार्टी की नियत और नीति साफ थी। हमें किसी के हक पे जो दान दी हुई जमीन है, जो अल्लाह के नाम पे जो गरीबों के लिए जो लोग दान देते हैं, जो दान दी हुई जमीन है, जिससे कई संस्थाएं चलती है, कई मदरसे चलते हैं और बड़े बड़े मदरसे चलते, चाहे दारुल उलूम देवबंद हो, नदवा हो, चाहे गाजिया हो, उस्मानिया हो, कई ऐसे मदरसे हैं जो चलते हैं मुस्लिमों को, जैसे कई कॉलेजेस हैं जो चलते हैं मुस्लिमों के, जो फंडिंग वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। तो वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, जो गरीब टाइप के लोग हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनके बच्चे वहां डॉक्टर बनते हैं, IPS बनते हैं, मौलाना बनते हैं, कादरी बनते हैं। उनके लिए ये जायदाद की प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है, जो इसका खर्च है, वो तो मैं वापस चिंतामणि के पास आऊं मुन्ना खान जी, आपसे जानना चाहता हूं। किरण रिजिजू जी ने बताया कि आपके पास में तकरीबन 4 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज हैं और इससे आपको आमदनी हुई थी 2013 में 163 करोड़ और बदलाव के बाद अभी ये 166 करोड़। कुल मिलाकर आप वक्फ की बेहिसाब संपत्ति के माध्यम से गरीबों के कल्याण के लिए इतने ही जुटा पाए। अमित शाह बोले रेलवे के पास है इतनी संपत्ति, हजारों लाखों करोड़ का कारोबार कर लेती है। कर क्या रहे हैं आप लोग जरूरतमंदों के लिए? अब व्यवस्थित करेंगे और जो गरीब मुसलमान है वो इतनी बड़ी संपत्ति होते हुए भी गरीब ना रह जाए, इसके लिए काम करेंगे। सरकार खुद कहती है कि रेलवे के पास इतनी जमीन है, रेलवे प्रॉफिट में चल रही थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, फिर रेलवे को बेचने की जरूरत क्या पड़ गई? रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने की क्या जरूरत पड़ गई? कांग्रेस पार्टी ने काम किया। आपको बहुत, आप वरिष्ठ एंकर हो, आपको पता होगा, जो जितने भी निजीकरण थे उसको राष्ट्रीयकरण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। आज क्या हो रहा है? जितने भी राष्ट्रीय संपत्ति है उसे निजीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो दोनों के सोच में, दोनों के सोच में अंतर है। मुन्ना खान जी सिरे से खारिज करते हैं इन संशोधनों के संदर्भ में। डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी के पास में मैं लौट कर आता हूं। चिंतामणि जी, अमित शाह जी बता रहे थे रेलवे के पास इतनी जमीन है, लाखों करोड़ का काम करते हैं, वेलफेयर पे आपकी रुचि है। पिछले 4 साल से लोग चिल्लाते हैं आपकी वेलफेयर पे इतनी रुचि है कि आपने सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाली छूट खत्म कर दी। ऐसे विरोधाभास के बीच में कैसे माना जाए कि आप जो भी परिवर्तन ला रहे हैं वो लोगों की बेहतरी के लिए ला रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि यहाँ 3 पैनलिस्ट हैं, वो मेरे विरोधी विचार के हैं, इसलिए मुझे ज्यादा समय दिया जाए। पहला तो यह है, डॉक्टर साहब कि इस देश का विभाजन हुआ है और धर्म के आधार पर हुआ है। और ये जो शोएब साहब बैठे हैं, एक और आ गए अहमद साहब, और ये इधर मुन्ना खान साहब, इन्हीं के पुरखों ने वोट दिया था पाकिस्तान के पक्ष में, रिकॉर्ड में है। सारे मुसलमानों ने कांग्रेस की बजाय मुस्लिम लीग के पक्ष में वोट दिया था, क्योंकि वोट जो है वो सबका नहीं होता था, एक विशिष्ट उसका ही होता था। तो मुसलमानों ने, चूंकि सांप्रदायिक वो था वोटिंग, इन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया था और ये पाकिस्तान नहीं गए। तो पहली बात तो इनको, अगर इन्होंने वोट दिया था मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के पक्ष में, तो वहां जाना चाहिए। दूसरा, केवल 15% आबादी को 33% जमीन दे दी गई, डबल। और फिर अब हम देखते हैं कि अब ये यहाँ सारे उस पर, वहां जो हिंदुओं की छूट गई उस जमीन का कुछ नहीं। फिर ये केवल 1-1.5 लाख हेक्टेयर जमीन थी, आज देखते हैं कि अब 9.5 लाख हेक्टेयर के लगभग जो है ये जमीन बता रहे हैं।
और भी हो सकती है बहुत सारे, तो कहीं भी मजार बना दी, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कोई जबरन जो है ईंटें रख करके कुछ बना दी। ऐसे लाखों जो है वो स्थान है जहां, और अतिक्रमण, वास्तव में इनका ये सोच नहीं है कि किससे क्या कल्याण करना है, क्या करना है। टोटल मजहबी सोच है, टोटल विस्तारवादी सोच है। ये वही सोच है कि जो इनकी किताबों में पढ़ाई गई कि हमने बस्तियां मिटा दी और हमारे लोगों को बसा दिया, ये उससे ऊपर कुछ नहीं है। दूसरा, ये जो कहा कि भैया हम दान करते हैं, अरे आप खुद ही कहते हो कि मुसलमान गरीब है। ये तीनों यहाँ महानुभाव है, इनसे पूछो कि इनने कितनी दान करी। भाई आपने तो कोई दान की नहीं, ना कोई मुसलमानों के पास संपत्ति। आप कहते हो मुसलमान अनुसूचित जाति से ज्यादा जो है वो गरीब है, तो दान की किसने? अभी एक वो आया था सामने के संभल में, जिस आदमी को पकड़ के लाया वो संभल से ज्यादा जमीन उसके नाम से, उसके पिताजी के नाम से दान बता दी। वो आया, बोले साहब हमने कोई दान नहीं करी है, जबरन झूठे कागजात है। ऐसे झूठे कागजात बता करके और अपनी संख्या का बल बता करके और जो है ऐसे घुमावदार बातें करके, क्योंकि हमारा जो समाज है वो इस्लाम को पढ़ता नहीं और इस्लाम की सारी इन बातों को समझता नहीं, इसलिए जो ये कहते हैं वो सत्य मान लिया जाता है। भैया वक्फ की कितने लोगों ने वक्फ की है? और आप ढूंढोगे तो इनमें से किसी ने नहीं की है। केवल एक बात बताओ, मेरा तो डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, आपकी दलील के बाद में समझ ये नहीं आ रहा कि मैं संसद में आपकी पार्टी के नेताओं की बात पे भरोसा करूं या आपकी बात पे भरोसा करूं। आपने दलील ये दी कि देखो इनके पुरखों ने तो पाकिस्तान के लिए वोट दिया, तो ये पाकिस्तान जाए, ये यहां क्यों रह गए? और संसद में आपकी पार्टी के तमाम जिम्मेदार नेता ये बता रहे हैं कि हम ये वक्फ बिल में संशोधन तो मुसलमानों की बेहतरी के लिए लाए। आप इन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हो और आपकी पार्टी के नेता संसद में भरोसा ये दिला रहे हैं, अरे हम तो लेके ही मुसलमानों की बेहतरी के लिए आए हैं। भरोसा किस पे करें? आप पर करें या संसद में आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा दिए जा रहे बयानों पर करें? देखिए बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बात है, बहुत धन्यवाद भारती जी यहाँ है। वस्तुतः बहुत बड़ा तबका जो गरीब भारती जी और मेरी समाज का जो जजिया नहीं दे पाया, जिसको डरा करके धमका करके महिलाओं को उठा करके ऐसे बहुत बड़ी संख्या में जो धर्मांतरण कर लिया है, बड़ी संख्या इनकी यही है। अनुसूचित जाति के और पिछड़ा वर्ग से ज्यादा परिवर्तित हुए लोग हैं जिनको डरा करके धमका करके तलवार की नोक पर मुसलमान बनाया। तो वो जो पसमानदा मुसलमान है, वो पसमानदा मुसलमानों के तो अधिकार में कुछ है नहीं। तो वस्तुतः अगर इससे कोई फायदा होना है तो वो उन तक भी पहुंचे। अभी तक तो वक्फ बोर्ड पर जो बैठे हुए लोग थे वो केवल अशरफ मुसलमान थे, उसमें भारती जी के समाज के और मेरी समाज के तो लोग नहीं थे। ये सारा वही सब कर रहे थे और बेच रहे थे संपत्तियां। इसमें यदि वास्तव में लाभ होता पसमानदा समाज का तो अभी तक तो तस्वीर बदल गई होती। अभी तक तो तस्वीर बदल गई होती, ये कहना है डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी का। हमारे साथ में अहमद जावेद साहब जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के। उनके नजरिए को जानने में हमारी दिलचस्पी है। सत्तारूढ़ दल और उसके सहयोगी बड़ी दमदारी के साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत में ये बताने जा रहे हैं यह बिल देश के लिए है, यह बिल मुसलमानों के लिए है और यह बिल कुल मिला के आम जन की भलाई के लिए है। इत्तेफाक रखते हैं अहमद जावेद साहब? जी जी जी, सवाल क्या है? सवाल तो इतना सरल सा था कि सत्तारूढ़ दल का दावा है कि ये जो बिल लाया गया है ये आम मुसलमान की भलाई के लिए है, इस देश की भलाई के लिए है और सब लोगों के कल्याण के लिए है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस दावे से? देखिए, हर सरकार बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात को मैं चूंकि एक रिफॉर्म में काम करता हूं, ये तमाम चीजें जो हैं डेटा और आंकड़ों पे है। सरकार के भाव और मंशा जो होती है किसी भी बिल के लिए वो यही होती है जो आपने बताया। इससे प्रीवियस भी सरकार वो यही कहती है कि स्टेट वेलफेयर मोड में हम काम करते हैं, हम गरीबों और महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं। इसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। मौजू ये है कि जिस व्यक्ति, जिस सज्जन, जिस समाज के लिए आप ला रहे हैं, क्या वो आपके इस भाव से सहमत है? और अगर सहमत नहीं है तो उनको सहमत कराने की दशा में आपने प्रयास किया तो सरकार कहती है कि हमने प्रयास किया। जो उसका स्वरूप है वक्फ के जो प्रॉपर्टी हैं, वो इस बिल के आने के बाद उनके जो आंकड़े हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल में, वो आंकड़े ये कहते हैं इस 8,72,000 में 61% ऐसी संपत्तियां हैं जिनके कागजात नहीं है, यानी वक्फ बाय यूजर है, वो नल एंड वाइड हो जाएंगी। और दूसरा 39% ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं
जिनके वेल डॉक्यूमेंटेड कागजात हैं। आप मुझे ये बताएं, जब आप ही का आंकड़ा ये कह रहा है और कानून जो लाए हैं, तो जब वक्फ ही नहीं रहेगा, 40% संपत्तियों के लिए इतना बड़ा भागदौड़, पूरी व्यवस्था को बिजी करना, और जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए 2013 अमेंडमेंट में व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में 2 महिला नामित हैं, कश्मीर की महिला चेयरमैन है वक्फ बोर्ड की। तीसरी और आखिरी बात, ट्रांसपेरेंट और बेहतर करने के लिए इस सरकारों की जिम्मेदारी है कि उसका आय बढ़े, उससे बेहतर हो। जरूर इसमें कोई दुविधा नहीं है कि उसमें भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार हर डिपार्टमेंट में, उसके लिए कानून बने हैं, ईडी है, सीबीआई, ये तमाम चीजें हैं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आपसे कि ये भलाई के लिए है, लेकिन सरकार दिखाए तो कि भलाई के लिए है। जो अमेंडमेंट है वो भलाई के लिए नहीं। जब वक्फ का वजूद ही नहीं रहेगा, अब बताइए वक्फ के को मीज पढ़ा जाएगा? कोई 5 साल का मुसलमान जो है वक्फ कर सकता है? ये देश में भी तो व्यवस्था है नहीं कि हिंदू होने का सर्टिफिकेट कौन देगा, मुसलमान का कौन देगा, कौन 20 साल का मुसलमान है? ये जो नई तरकीब और नई एक्सपेरिमेंट लाया जा रहा है, ये समाज में अव्यवस्था पैदा करेगा। और मुझे लगता है कि ऐसी भ्रामक चीजों से बचने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि ये बात कहे। और अब कोई दुविधा नहीं है, 1 घंटे बाद बिल पास हो जाएगा, क्या अंदर है क्या बाहर है सब पता चल गया। मुल्क बात बहुत ही तकलीफ में आ सकता है जब इबादत घर ही इसमें इबादतगाहें हैं, अगर जब वो डिस्प्यूटेड होगी, कब्रिस्तान, मसाजिद, लोग अदालतों में बड़ी तादाद में जाएंगे। आपको सुन के ताज्जुब होगा, सरकार कह रही है कि 6 महीने के अंदर आपकी सारी व्यवस्थाओं का एंट्री की जाएगी। जब सरकार 10 साल में, केंद्र सरकार अब पूरे 7-8,75,000 वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटराइजेशन नहीं कर पाई, 80% किया है, तो क्या आप पब्लिक से उम्मीद करते हैं कि 6 महीने में वक्फ बोर्ड कर देगा, 6 महीने में पब्लिक कर देगा? ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम सरकार की मंशा पे डाउट इसलिए नहीं कर सकते कि सरकार वेलफेयर के लिए होती है, चुनी हुई सरकार है, जिम्मेदार है, संविधान के दायित्व में कर रहे हैं, लेकिन बिल के पास होने के लिए गणित अलग है, उसका नंबर तादाद की बात है। तो ये सब चीजें चल रही हैं और हम पूरा देश देख रहा है। जावेद साहब, आपने तमाम बातें कही, इस संशोधित विधेयक में वो कौन से बिंदु हैं जो आपको आपत्तिजनक महसूस हो रहे हैं? इस पर थोड़ी रोशनी देंगे कि इन विधेयक में ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान सरकार के दावे की मंशा पर संदेह जताते हैं। देखिए 3 बिंदु है। पहला बिंदु, वक्फ को उम्मीद पढ़ा जाएगा, यानी अब वक्फ जैसे कनाट प्लेस को राजी चौक पढ़ा जाता है, इलाहाबाद को प्रयागराज पढ़ा जाता है, जावेद को दिनेश पढ़ा जाता है, ये क्या है? एक दुविधा की बात है। हर एक शब्द का उसका स्पिरिचुअल और उसकी लीगल सेंसिटी है, आप उसको बदल नहीं सकते। दूसरी बात, 5 साल का मुसलमान, हाउ कैन यू डिसाइड वेदर वी हैव एनी सेटअप ऑफ द सिस्टम, कि हम ये बता सकते हैं कि 5 साल का मुसलमान कौन है? वो क्रिएट करेगा वक्फ, वो मैनेज भी करेगा। तीसरी और आखिरी बात, जैसे मैंने जो आंकड़ा पास किया, अगर वक्फ संपत्ति ही 61% रह जाएंगी तो व्यवस्था किस लिए ला रहे हैं आप? और सुन के हैरत होगी आपको कि ये तमाम जो लोग कब्जेदार हैं उसके लिए कानून में लचीलापन पैदा किया गया। सेक्शन 51, 52, 53 और 54 की धारा 4 में ये कहता है कि अगर कोई ये तय हो जाए कि अतिक्रमण किया हुआ व्यक्ति अगर वक्त तो उसको 3 साल की सजा थी और उस पर बाजार रेट से जो उसकी थी रिकवरी थी। अब कानून ये कहता है, जो नया है, कि अगर इस तय हो जाता है तो 50,000 रुपये लेके उसको छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब पूरे देश में 50,000 जो वक्फ संपत्तियां कब्जा है पिछले 20 साल से, उनमें अब वो वक्फ संपत्तियां वापस नहीं हो पाएंगी। यानी जो ट्रिब्यूनल की भी जो प्रोविजन है वो एक लंबे टाइम के लिए आपको अदालत में जूझना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल के फैसले फाइल नहीं। अहमद जावेद साहब, 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमारे कार्यक्रम के बीच में रखे हैं। मुझे आना तो यश भारती जी के पास था, लेकिन मैं इस पर चिंतामणि मालवीय जी की टिप्पणी चाहता हूं। अमित शाह जी ने यह कहा है कि देखो, ये जो विधेयक है ना, यह अतीत से लागू नहीं होगा। ये विधेयक जिस दिन इसका नोटिफिकेशन होगा, संसद में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ अस्तित्व में आएगा, तब से ही प्रभावशील होगा। पर अहमद जावेद साहब ये बता रहे हैं कि जो संपत्तियां वक्फ की बताई जा रही हैं 9 लाख के करीब, उनमें से महज 39% के ही कागजात उपलब्ध है, रजिस्टर्ड है। 61% संपत्तियां ऐसी है जिनके संदर्भ में विधिवत कागजात उपलब्ध नहीं है। तो चिंतामणि जी, सीधे तौर पर यह है कि इस विधेयक के अस्तित्व में आने के साथ ही
वक्फ बोर्ड अपनी 61% संपत्तियों को खो देने वाले हैं। एक तो इस मंशा के साथ क्या यह विधेयक है, पहला। और दूसरा, अहमद जावेद साहब का कहना है कि इसमें यह प्रावधान है कि अगर आपने किसी वक्फ संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है तो 50,000 रुपए जुर्माने के साथ में आप बरी हो जाते हैं। इन दो प्रावधानों के संदर्भ में डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी, आपकी कोई टिप्पणी? उसके बाद मैं यश जी के पास चलूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, बहुत फंडामेंटल पे जाना चाहिए कि वक्फ भाई दान, तो कोई भी दान की जमीन होगी तो पहले तो दानदाता को ढूंढोगे, दान किया किसने। हर कोई जमीन देख के उस पर आप बोर्ड लगा दोगे तो वक्फ की संपत्ति नहीं हो जाएगी। और ऐसी है जो लाखों जमीनें हैं जो जबरन बोर्ड लगा करके वक्फ की कर दी गई, या सरकार ने दान दे दी। भाई सरकार कौन है दान करने वाली? खुद मुसलमान नहीं है सरकार, और सरकार तो न्यूट्रल है, सरकार तो सेकुलर है। सरकार ने अगर कह दिया, समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी सरकार ने, कि भाई ये आप जमीन आपकी, या एक समय आया था कांग्रेस की सरकारों का, उन्होंने कहा था कि जो भी गोचर की भूमि है, खाली पड़ी भूमि है, वो वक्फ की हो गई। और वक्फ ने बहुत सारी संपत्तियां उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में बना ली। तो क्या ऐसे वो दान कर सकते हैं? भाई वक्फ का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तीनों यहाँ हमारे मुस्लिम धर्मावलंबी है, इनसे पूछे वक्फ का कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है और मैं इसको दान करता हूं। तो भाई जिसके पास जमीन नहीं है वो दान कैसे कर रहा है? पहले आप संपत्ति के मालिक हो तब तो आप दान करो। अमित शाह भी यही बोल रहे हैं, दान तो वो करेगा जो संपत्ति का मालिक होगा। पहले ये बताओ तो सही कि आप संपत्ति के मालिक हो। लेकिन मैं यश भारती जी एक बिल्कुल अलग विषय पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। क्या आप नहीं मानते हो कि विपक्ष एक बार फिर तार तार हो गया? देखो, जब 8 अगस्त 2024 को यह विधेयक पहली बार संसद में लाया गया था तो एनडीए के सहयोगी दल भी इसके प्रावधानों को लेकर खिलाफत किए थे। आप भी मानोगे कि अगर यह संयुक्त संसदीय समिति के हवाले विधेयक किया गया था तो उसका मूल कारण विपक्ष का विरोध कम, अपने ही लोगों की आपत्तियां ज्यादा था। आप भाजपा की इस कुशलता के संदर्भ में, इस फ्लोर मैनेजमेंट के संदर्भ में क्या कहेंगे? कि उन्होंने इस अवधि में विधेयक में कितने संशोधन किए पता नहीं, पर अपने लोगों को राजी कर लिया। संख्या बल ऐसी उम्मीद जता रहा है। अभी हमारे अहमद साहब ने कहा 1 घंटे बाद पारित हो जाएगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 8 घंटे के लिए चर्चा का समय निर्धारित था। वक्ताओं की संख्या ज्यादा देखते हुए चर्चा की अवधि 2 घंटे बढ़ा दी गई है। 2 घंटे के बाद भी और बढ़ाई जाएगी या इसमें वोटिंग होगी ये पता चलेगा, पर संख्या बल, यश भारती जी आप इत्तेफाक रखेंगे, अभी सत्ता पक्ष की ओर दिखाई दे रहा है। आप इस फ्लोर मैनेजमेंट पे कुछ कहना चाहेंगे? भाजपा की इस कुशलता पर कुछ कहना चाहेंगे? और विपक्ष की इस विफलता पर भी कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। कहीं ना कहीं मैं लीक से हट करके जवाब देता, लेकिन आपने उस मेरे जवाब को प्रश्न में सम्मिलित कर दिया। चिंतामणि मालवीय साहब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। चिंतामणि मालवीय साहब उज्जैन का प्रतिनिधित्व करते थे सांसद के रूप में, और इनको महाकाल के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। मतलब क्षेत्र के सांसद को, भारतीय जनता पार्टी को, बड़े सनातनी को महाकाल मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी अंदर बैठे तो चिंतामणि मालवीय जी पुलिस से जूझ रहे थे कि मुझे अंदर जाना है। ये मौजूदा सांसद के साथ किया गया था। ये कुशल नेतृत्व तो है। और चिंतामणि मालवीय जी बड़ा तिलक लगा के अभी भी कह रहे हैं मैं तो सनातनी परंपरा का ठेकेदार हूं, भले मुझे मंदिर में नहीं जाने दोगे, मैं अनुसूचित जाति से आता हूं, लेकिन मैं तो बड़ा सनातनी हूं और महाकाल दरबार में जाके रहूंगा। वो जद्दोजहद सबने देखी। अब चिंतामणि मालवीय साहब विधायक है, विधायक रहते अभी उनको नोटिस मिला है कि सरकार से प्रश्न क्यों करते हो? सरकार से प्रश्न पूछने का आपका अधिकार नहीं है। आप तो सरकार की हां में हां मिला दो। फिर भी चिंतामणि मालवीय जी यहां चिंता भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। जनता की चिंता करेंगे तो फिर एक नोटिस थमा दिया जाएगा। ये कुशल नेतृत्व तो है भारतीय जनता पार्टी के, स्वीकार करना पड़ेगा। आपके पैनल में चिंतामणि मालवीय जी प्रामाणिक रूप में बैठे हुए हैं। यहाँ पे 2 उदाहरण है उनके साथ में, सांसद रहते हुए और विधायक रहते हुए भी जनता की आवाज उठाने से उनको रोका जाता है। अब उन्होंने क्या जवाब दिया अभी तक मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो ये कुशल नेतृत्व अपने एनडीए सहयोगी के साथ, जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने आज जब बात की कि भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है, तो अमित शाह जी ने उसका जवाब दिया और उन्होंने जवाब अपने सब सहयोगियों को दे दिया। चाहे वो रामविलास पासवान जी के बेटे हों, चाहे उनके भाई हों रामविलास पासवान जी के, चाहे वो जयंत चौधरी हों, चाहे वो ओपी राजभर जी हों, चाहे वो संजय निषाद जी हों, जितने सहयोगी आज वक्फ बोर्ड की माला जप रहे हैं कि हाँ वक्फ बोर्ड मुसलमानों का साथ देगा, वक्फ बोर्ड से मुसलमानों का अच्छा होगा,
वो सबको चयनित करके उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है और तुम सब अलग अलग पार्टी के लोग हो और 25 साल तक तुम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहोगे। माननीय अखिलेश यादव जी के इशारे में कहते हुए उन सबको कटघरे में खड़ा कर दिया। तो ये कुशल नेतृत्व तो है। अब चिंतामणि मालवीय साहब की चिंता हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम पीडीए की बात करते हैं, जो 85% आबादी असामान्य है, 15% सामान्य है। यानी देश में 85% आबादी असामान्य वर्ग की रहती है और 15% सामान्य वर्ग जीती है। हमारे अपने शरीर का 15% हिस्सा सामान्य काम कर रहा है और 85% असामान्य काम कर रहा है। कितनी बड़ी विकलांगता, इतनी बड़ी विकलांगता पे हम काम कर रहे हैं। कुल मिला के हमारा समय हो रहा है समाप्त, लेकिन देश की संसद में चर्चा का सिलसिला जारी है। देश की संसद के स्तर पर लोकसभा में आज फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन चर्चा के दौरान जो आशंकाएं विपक्ष के द्वारा उठाई गई हैं, क्या इस चर्चा के अंदर उनका समुचित समाधान में मिल पाएगा, इसका उत्तर हमें जल्द ही मिलेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा शेर ये कहता है कि दुश्मनों की फप्तियां और दोस्तों की लानतें, दुश्मनों की फप्तियां और दोस्तों की लानतें, ओढ़ ली दुनिया की सारी लानतें तेरे लिए। बिस्मिल सईदी ने जो ये बात कही है, भारतीय जनता पार्टी अभी इसी को देश भर के मुसलमानों के लिए समर्पित करना चाहती है। भाजपा का दावा है जो कुछ भी किया जा रहा है मुसलमानों की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए। वक्त बताएगा किसकी बेहतरी के लिए। पर हमें दीजिए इजाजत। प्रणाम।